दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि रेस्टफुल एपीआई क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, एचटीटीपी की कौन से मेथड्स यूज़ करती है। इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे, हम पढ़ेंगे वो सारे मेन रीजंस जिसके कारण जो इसके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, या हम इसके आर्किटेक्चर स्टाइल के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उसके बारे में जानेंगे। जनरली ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जब भी कोई रेस्ट के बारे में बात करता है, तो वो बोलते हैं कि आप पूछते हैं कि ये ना कि किन किन प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो इसके बेसिक 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो उसको मैं जो पहला जो प्रिंसिपल होता है रेस्ट का, वो होता है एवरीथिंग इज़ रिसोर्स। सुनने में भी सिंपल, समझने में भी सिंपल। मतलब कि रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, सब कुछ रिसोर्स ही है। जैसे कि आर्किटेक्चर स्टाइल, डेटा, फंक्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो है रिसोर्स हैं, है ना, आर रिसोर्सेज। ये दीज ऑल आर रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज हैं। और इसी के साथ ही साथ में ये क्या कहा जा सकता है कि ये सारी रिसोर्सेज कैन बी accessed using what? URI। आप इन सारी हर चीज़ रिसोर्स है, चाहे वो आर्किटेक्चर स्टाइल हो, या फिर वो डेटा हो, या वो फंक्शनलिटी हो, कुछ भी, हर चीज़ रिसोर्स है। और उस रिसोर्स को आप URI के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बस यहाँ से ही दूसरा नियम लग जाता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी रिसोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय URI। पिछले में क्या दिखा था कि हर चीज़ रिसोर्स है और उसको हम URI से एक्सेस कर लेते हैं, और सेम ही चीज़ ये मोर और लेस बोल रहा है। तो ये क्या बोलता है कि हर कोई चीज़, हर कोई रिसोर्स को आप उसकी URI से आइडेंटिफाई कर सकते हो। URI का फुल फॉर्म हमने देखा था क्या होता है? यूनिफॉर्म। क्या होता था URI का फुल फॉर्म? एनीबॉडी रिमेंबर? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये होता है URI का फुल फॉर्म। इसी के साथ साथ, और इसको URI को आप क्या बोलते हो? वेब लिंक भी बोल सकते हो। वेब लिंक, URL, URI, वेब लिंक। ठीक है जी। इसके इसी के साथ हम जाएंगे, हम देखेंगे अपना नियम नंबर या प्रिंसिपल नंबर 3। वो बोलता है कि सिंपल और स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म इंटरफेसेस होने चाहिए। चीज़ को ज़्यादा मतलब बहुत ही लाउजी आर्किटेक्चर या डिज़ाइन स्टाइल नहीं होनी चाहिए। कनेक्शंस और जो कम्युनिकेशन के चैनल्स होने चाहिए वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होने चाहिए। जैसे कि मैं यूनिफॉर्मिलिटी कैसे आएगी? जैसे कि मैं बोलूँ कि यदि मैं 2 KB, यदि मेरे को स्पीड चाहिए 2 Mbps, तो मैं 2 Mbps के लिए क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, या इंटरफेस में मैं I2C या SPI ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने फिक्स कर दिया, यदि मैं 2 MB में करूँगा तो ये एक या दो इंटरफेस टेक्निक को ही यूज़ करके आगे बढ़ूँगा। इंटरफेसिंग टेक्निक्स के बारे में हमने पूरी अलग से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप जाएंगे तो उसे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सिर्फ ये सारी चीज़ों के बारे में ही बताया गया है। तो नियम नंबर 3 क्या बोलता है? प्रिंसिपल 3 बोलता है कि आप सिंपल और यूनिफॉर्म इंटरफेसेस को यूज़ करिए। इसी के साथ हम देखेंगे अगला कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। ये बोलता है कि कम्युनिकेशन इज़ डन बाय रिप्रेजेंटेशन। बातचीत करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? XML एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, JSON एक रिप्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। और ये सारे रिप्रेजेंटेशन, ये कम्युनिकेशन जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट पे होते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तभी ये कम्युनिकेशन होंगे। सारे कम्युनिकेशन क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे रिप्रेजेंटेशंस के को यूज़ करके किए जाते हैं। जो प्रिंसिपल नंबर 5 है वो बड़ा ही सिंपल सा है। प्रिंसिपल नंबर 5 बोलता है कि सिस्टम स्टेटलेस होना चाहिए।
बी स्टेटलेस। ये भी सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो आइसोलेशन में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि आपको यदि कहीं आना है, मतलब आप मेरे रूम में आना, आप एक रूम में जाना चाह रहे हैं, तो आप मकान मालिक पर डिपेंड नहीं कर रहे कि वो चाबी देगा तब आप उसके अंदर एंटर करोगे। आपके पास है, आप रूम में आएंगे, अपना जो भी आपको सोना है, खाना है, जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ करेंगे और फिर अपने आप वहाँ उस जगह से आप चले जाएंगे। मतलब सर्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सर्वर क्लाइंट की कोई भी स्टेट को सेव नहीं करके रखता। जैसे कि इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ये है एक ट्रेन, ठीक है। इस ट्रेन में, दिस इज ट्रेन, ठीक है, और ये हैं आप, आपके पास है कुछ सामान, आप ये सामान लेके, इस आपका रिजर्वेशन भी था, आपका रिजर्वेशन इस डब्बे में था, आप आए और ये रही आपकी सीट, आप यहाँ बैठे, आपने अपनी जर्नी पूरी करी। ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, आपने अपनी जर्नी पूरी करी और एक स्टेशन आ गया, ये आ रहा स्टेशन 2। आप चढ़े थे स्टेशन 1 पे, एक स्टेशन पे आए आप, ये एज अ क्लाइंट यू यूटिलाइज और रिसोर्सेज थ्रू सर्टेन क्वायरी यूजिंग सर्वर। उसके बाद क्या हुआ, आपने यूटिलाइज़ किया, आपका जब आपने टोटल आइसोलेशन में अपनी पूरी प्रोसेस को ख़त्म किया। अब ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ सामान छोड़ के जाएंगे तो कोई आपको कोई भाई साहब बैठे थे क्या ऐसे करे पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही जब आपका स्टेशन आएगा आप अपने पूरे सामान के साथ अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। ये हो गया स्टेटलेस होने का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेटलेस को मैंने और भी समझाया। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं या बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं जो स्टेटलेस को प्रेफर करते हैं, उनमें से एक ये है। तो इसको और समराइज़ कर लेते हैं कि हर चीज़ रिसोर्स हो सकती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, हर रिसोर्स को आप एक URI से या वेब लिंक से एक्सेस कर सकते हो, दूसरा नियम। तीसरा नियम या तीसरा प्रिंसिपल बोलता है कि सिंपल और स्टैंडर्ड इंटरफेस को फॉलो करो। चौथा बोलता है कि कम्युनिकेशन को जो भी होता है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट पे रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू होता है। और पांचवा नियम बोलता है कि स्टेटलेस रहो। बस दोस्तों ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि हम, बिकॉज हम एक्सटेंडेड कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप इस लिंक पर आए हैं, इसका मतलब ये कि आप रेस्टफुल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था आप उसको ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। अब मैं आपको रेस्टफुल को विद एग्जांपल और समझाना चाहूँगा। ये रहे आप, ठीक है, ये रहे आप गए एक रेस्टोरेंट में आपको भूख लगी, आप रेस्टोरेंट में गए और आपने क्या किया, आपको खाना खाना है, ब्रेड खाना है, चाय पीनी है ना, और कुछ हल्का फुल्का और कुछ लेना चाहें तो ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको मालूम है कि मैं सीधे, अब मेरे को होटल में क्या करेंगे, आप जाके बैठेंगे, रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, एक अटेंडर आएगा। ये रहा अटेंडर, ये अटेंडर आया, ये आपके पास आया, इसने बोला कि मे आई टेक योर ऑर्डर प्लीज़। तो आपने क्या किया, आपने इसको रिक्वेस्ट बोली कि आप मेरे को है ना चाय दे दो, है ना, और मेरे को कुछ स्नैक्स दे दो या सैंडविच दे दो, जो भी आपको ऑर्डर करना आपने करा। तो अब ये रिक्वेस्ट गई इस वेटर के पास, लेकिन ऐसा नहीं कि वेटर आपको यहीं कहीं वहीं टेबल पे बना के देगा। वेटर क्या करेगा, आपका ऑर्डर आगे लेके जाएगा। आपका वेटर ऑर्डर आगे लेके गया तो इसने यहाँ पे है कौन, शेफ़ है, ठीक है, शेफ़ है, ये रहा शेफ़। ये शेफ़ खाना बनाता है तो इसके पास सब है, इसके पास टी लीव्स है, इसके पास मिल्क है ना, इसके पास शुगर है, हर चीज़, इसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, इसके पास एक गैस स्टोव है जिस पे ये आपके लिए कुछ भी बना के दे सकता है। तो ये जो था बीच में वेटर ने ऑर्डर लिया, आपकी रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट एक API के थ्रू, जो कि अब हमारी रेस्टफुल API है, ये API के थ्रू सर्वर पे गई, जहाँ से उसने रिसोर्सेज को यूज़ किया और इसने एप्लीकेशन के थ्रू रिस्पॉन्ड किया। और जब इसने बोला कि चाय बना दो और एक सैंडविच दे दो, तो उसने चाय और सैंडविच ट्रे में रख के
वेटर को दी, सीधे अभी भी सीधे कस्टमर को नहीं दी, उसने वेटर को दी और वेटर ने क्या किया, उसी हिसाब से रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसीजर। अब इसमें ये तो हो गई आपकी रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, ये हो गया आपका यूज़र। ठीक है, ये किचन जो थी ये हो गया आपका रिसोर्स या सर्वर, इस तरह से ले सकते हैं। एपीआई का बेसिकली मतलब सॉफ्टवेयर की भाषा में होता है लाइब्रेरी, है ना, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको आप सीधे सीधे वो कर लेते हो। तो ये एग्जांपल है ना, रेस्ट का नहीं हुआ, ये हो गया, ये एग्जांपल किसका माना जाएगा, रेस्ट एपीआई का एग्जांपल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेथड, एचटीटीपी के मेथड को कॉल किया। जैसे आपको इसमें गेट करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा, पोस्ट भी करना पड़ सकता है, और मे बी आप डिलीट भी करें। जैसे ही वो चला गया तो आप उसको इरेज करेंगे। तो इसलिए ये एग्जांपल माना जाएगा रेस्ट एपीआई का। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद कुछ एक दो पॉइंट और रेस्ट के बच जाते हैं जो हमको पता होने चाहिए। जैसे कि इसके जो डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ फीचर पॉइंट्स होते हैं। फ्यू मोर फीचर पॉइंट्स ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्या रहता है ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत अच्छा फीचर है। क्या होता है कि आपको अलग अलग ऑप्शंस देता है। जैसे कि इसके अंदर इसका एक फीचर होता है कोड ऑन डिमांड का फीचर। कोड ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, ये होता तो ऑप्शनल है, फीचर ऑप्शनल है, लेकिन ये फीचर क्या करता है कि आप किसी भी क्लाइंट पे उसमें डाउनलोडिंग और कोड एग्जीक्यूशन की सुविधा होती है। जैसे कि आपको एक फॉर्म है, आपको फीचर इनेबल करना, आप उसी क्लाइंट पे वहीं के वहीं और उसी नोड के थ्रू आप उसको फॉर्म को डाउनलोड करो, कोड को डाउनलोड करो, कोड को मॉडिफाई करो, वहीं के वहीं एडिट कर दो, वहीं के वहीं एग्जीक्यूट भी कर दो। तो ये क्या करता है, आपको एक्सटेंड बाय डाउनलोडिंग ये फीचर देता है, एंड एग्जीक्यूटिंग कोड ये फीचर आपको देता है। दूसरे इसके फीचर होता है जिसको बोलते हैं कि ये एक तरीके से, अच्छा स्टेटलेस तो हमने देख ही लिया, स्टेटलेस इस पर बार बार चर्चा करने का मतलब है नो स्टोर्ड, मतलब इसमें स्टेटलेस होने के फ़ायदा क्या होगा, नो स्टोर्ड कंटेंट, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है नहीं तो सर्वर लेस रिस्की हो जाता है, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। इसी के साथ इसका एक और फीचर होता है, जैसे कि इसमें कैशेस होती हैं, कैश लेस। क्या होता है, यदि आप कैश क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यदि आप उसको सिस्टम को कैशेबल कर देते हैं, कैश इनेबल कर देते हैं, तो आपको क्या होता है, मेमोरी के साथ राइट्स बताने पड़ते हैं कि आप ये नॉन कैशेबल है या फिर कैशेबल है। विच मीन्स कि इसमें आप वो कुछ स्टोर करने के लिए बोल रहा है कोई या मना कर रहा है, ये सारी चीज़ें थी। यदि कैशेबल है तो आपको ये बताने पड़ते हैं कि उसमें कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है, रीड, राइट, मॉडिफाइड, ओवरराइट, कौन इनमें से कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है। तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन राइट इन्फॉर्मेशन, ये आपको बताना पड़ता है। इसी के साथ इसका एक और फीचर है जिसमें हम बोलेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है, इसमें क्लाइंट सर्वर वाला कॉम्बो बहुत देखने को मिलता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है, और साथ ही साथ में ये क्या देता है, आपको स्केलेबिलिटी देता है ना। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिसोर्स और रिप्रेजेंटेशंस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम करता है,
क्रॉस प्लेटफॉर्म इसका बहुत बड़ा फीचर हो जाता है। मतलब आप लाइनक्स पे भी चलाओ, विंडोज़ पे भी चलाओ, किसी पे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है। लास्ट एक पॉइंट और मैं इस समय इसमें चर्चा करना चाहूँगा, जिसका मतलब है यह है बेसिकली लेवल्ड आर्किटेक्चर, लेवल्ड या फिर इसको बोलेंगे लेयर्ड सिस्टम होता है। लेयर्ड सिस्टम में क्या होता है कि आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में करते हैं। जैसे कि हमारा OSI का लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। अब मैं जनरल इसमें और डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको, हमने OSI ऑलरेडी कम्युनिकेशन वाली प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे कि ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 4 है, ये लेयर 5 है, ये लेयर 6 है। या तो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, या तो आप टॉप टू बॉटम यहाँ से जाके यहाँ पे एंड करेंगे, या फिर आप यहाँ से चालू कर बॉटम अप अप्रोच लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप इस लेयर में है ना, तो आप यहाँ पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस लेयर में आ गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेयर 3 से लेयर 4 में जा सकते हो, लेयर 2 में जा सकते हो, लेकिन लेयर 3 का कोई लेना देना नहीं बनता लेयर 1 से। तो आपको आपकी जो क्या बोलना चाहिए, कांटेक्ट रहता है या कम्युनिकेशन रहता है, या जो आपकी आउटरीच होती है, वो एक n-1 या फिर n+1 की रहती है इफ़ यू आर एट nth पोजीशन। यदि आप 3 पे हैं तो या तो आप 2 पे जा सकते हैं या 4 पे आ सकते हैं, ना तो आप 5 पे जा सकते हैं, ना 6 पे जा सकते हैं, ना आप 1 पे जा सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं। इसको ये लेयर्ड आर्किटेक्चर या फुल स्टैक जो होते हैं बहुत जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मेथडोलॉजी है। इससे ज़्यादा जनरली रेस्ट में जानने की, अब ये बेसिकली है ये प्रैक्टिकल अप्रोच। आप जब तक इसको करेंगे नहीं ना, कोड में आप करके देखेंगे नहीं, तो आपको मतलब अभी तो थ्योरी में समझ में आ गया, लेकिन आपको करके देखना पड़ेगा। हम अभी आगे चल के इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी तैयार करेंगे और आपको बताएंगे। बट यदि आपका रेस्ट के ये 5 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर स्टाइल प्रिंसिपल से रिलेटेड, या इस डायग्राम से रिलेटेड, या आपको इसके जो फीचर्स जो हमने डिस्कस करे, और कैशलेस क्लाइंट सर्वर, लेयर्ड आर्किटेक्चर, कोड ऑन डिमांड, इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।